नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर श्वेता श्रीवास्तव, प्रवक्ता राजकीय बालिका इंटर कॉलेज इंदिरा नगर लखनऊ से हूँ। कक्षा 12 की रसायन विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था और आज हम इसके तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। तो आइए पहले हम देख लें कि हम इसमें किन प्रमुख बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। हम पढ़ेंगे संकुलन क्षमता क्या होती है, एससीपी या सीसीपी में संकुलन क्षमता कितनी होती है, इसकी गणना कैसे करते हैं, काय केंद्रित एकक कोशिका में संकुलन क्षमता के बारे में हम थोड़ा जानकारी करेंगे और आद्य एकक कोशिका में संकुलन क्षमता के बारे में जानेंगे और अंत में हम देखेंगे कि एकक कोशिका के घनत्व की गणना कैसे की जाती है। बच्चों, पिछले भाग में हमने आपको बताया था कि क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं और हमने आपसे बात की थी कि जो यूनिट सेल होती है उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, उसकी गणना कैसे करते हैं। और बाद में हमने देखा था कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्या होते हैं, निविड़ संकलित संरचनाएं कैसे बनती हैं, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय संरचनाएं हमने देखी थी। तो आपको ये ध्यान होगा कि उन त्रिविमीय संरचनाओं में चाहे अवयवी कण, ठोस के अवयवी कण कितने भी पास पास क्यों न हो, उनके बीच में कुछ न कुछ रिक्त स्थान रह ही जाता है। आपको ध्यान होगा हमने चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां आपको दिखाई थी। तो उतनी क्लोज पैकिंग के बावजूद यूनिट सेल में अवयवी कणों के बीच में कुछ न कुछ स्थान रिक्त रह जाता है। तो ये जो अवयवी कणों के बीच में रिक्त स्थान रह जाता है और अवयवी कण सेल में कितना आयतन घेरते हैं, इसके बारे में अगर हमें जानकारी करनी हो तो हम बात करते हैं संकुलन क्षमता की। संकुलन क्षमता क्या होती है? संकुलन क्षमता का अर्थ है कि इकाई कोशिका में यानी यूनिट सेल में कणों ने कितना आयतन घेरा है उसका प्रतिशत। ठीक, तो संकुलन क्षमता का अगर हम सूत्र जानना चाहें तो वो होगा एकक कोशिका में कणों द्वारा घेरा गया आयतन बटे एकक कोशिका का कुल आयतन गुणे 100। जैसे हम प्रतिशत निकालते हैं सामान्य रूप से, वैसे ही एक कोशिका में कणों ने, अवयवी कणों ने कितना स्थान घेरा है उसकी हम जानकारी कर लेंगे। फिर हम जानकारी करेंगे कि उस कोशिका का, पूरी कोशिका का आयतन कितना है और फिर हम उसका प्रतिशत निकालेंगे। तो उस स्ट्रक्चर, उस विशिष्ट संरचना की संकुलन क्षमता हमें ज्ञात हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फलक केंद्रित कोशिका में। बच्चों, आप जानते हैं फलक केंद्रित कोशिका क्या होती है, जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पे भी पाए जाते हैं। तो फलक केंद्रित कोशिका में ये देखिए, यहाँ पे आपको ये दिखाई गई है फलक केंद्रित कोशिका एक। इसमें हमने केवल एक फलक ही आपको दिखाया है। इस फलक को अगर हम सामने से देखें तो हमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसमें कि कोनों पे भी कण है और एक कण जो है फलक के केंद्र में, ये एक फलक की संरचना है जिसके कि केंद्र में ये कण यहाँ पे पाया जा रहा है। अब अगर इस फलक की हम बात करें और इस फलक के इन कणों को मिलाते हुए ये जो त्रिभुज है ABC, इसकी बात करें, ये समकोण त्रिभुज है जिसमें कि विकर्ण है आपका AC और दो भुजाएं हैं आपकी AB और BC। ठीक, अब ये जो हम संरचना लिया है हमने, ये आपकी घनीय संरचना है। तो घनीय संरचना की जब हम बात करते हैं तो भुजा की नाप अगर इसकी A है तो इसकी भी A हो जाएगी और विकर्ण जो हम ले रहे हैं उसको अगर हम मान ले रहे हैं यहाँ पे B। ठीक, यानी विकर्ण की लंबाई है B। तो अब अगर हम ये त्रिभुज देखें, त्रिभुज ABC, तो इसमें AC स्क्वायर यानी विकर्ण का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा? AB स्क्वायर यानी एक भुजा का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी दूसरी भुजा का स्क्वायर। ये समकोण त्रिभुज की विशेषता होती है, आप जानते हैं। अब इसमें अगर हम वैल्यूज रखें तो ये किसके बराबर आएंगी? यानी कि जो B स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा? इन दोनों भुजाओं के
स्क्वायर के योग के बराबर। इसको दूसरे शब्दों में हम इस तरह से लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, इनका योग। अब यहाँ से अगर हम b का मान निकालें तो कितना आएगा, b बराबर √2a। ठीक, यानी जो ये विकर्ण है इसका हमने भुजाओं के उसमें रेफरेंस में अगर मान निकाला तो √2a ये हो जाएगा। अब अगर हम फलक केंद्रित कोष्ठिका को एक बार फिर से देखें बच्चों, तो जो ये विकर्ण आपको दिख रहा है AC, जिसकी हमने लंबाई ली है b, इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें जो ये कोने का अवयवी कण है इसकी त्रिज्या कितनी है, r। इसमें एक त्रिज्या समाहित है, ये वाला जो कण है इसकी भी एक त्रिज्या r। ठीक, और ये जो बीच वाला कण है इसका पूरा व्यास यानी कि ये दूरी कितनी हो गई, 2r। ठीक, अब आप देखिए AC का अगर हम नाप करना चाहें तो कुल कितना आएगा, r, 2r, r, यानी कि 4r। तो अगर हम दूसरे शब्दों में लिखें तो C बराबर, इस चित्र द्वारा हमें पता लग रहा है वो किसके बराबर है, 4r के, सॉरी B बराबर 4r के है। अब यहां से हमने देखा कि b बराबर √2a है। अब अगर इन दोनों को हम बराबर करें तो क्या आएगा, √2a बराबर 4r, यानी कि a बराबर 4/√2r, और a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/√2r। ठीक, यहां से हमें a की वैल्यू प्राप्त हुई 2/√2r। अब हम संकुलन क्षमता की गणना करें फलक केंद्रित कोष्ठिका में। तो संकुलन क्षमता क्या होगी, हमें ये पता करना होगा कि अवयवी कणों ने कितना स्थान घेरा है। सबसे पहले इस सूत्र में हमें ये जानना है। तो आप बच्चों ये जानते हैं कि फलक केंद्रित जो कोष्ठिका होती है उसमें अवयवी कण कितने होते हैं, 4 होते हैं। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो एक क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, यानी CCP पैकिंग इसमें कैसी होगी, CCP की बात कर रहे हैं। तो उसमें अवयवी कण हैं आपके 4। अब इस सूत्र में अगर हम कणों द्वारा घेरे गए आयतन को रखना चाहें तो एक गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr³। आप ये जानते हैं। तो संकुलन क्षमता बराबर हो जाएगा 4/3 πr³। ये हो गया आपके एक गोले का आयतन। और कण हमने बताया आपको यहाँ पे फलक केंद्रित कोष्ठिका में कितने कण होते हैं, 4 कण। तो कुल आयतन कितना हो गया, 4 × 4/3 πr³। अब यहाँ से अगर हम ये देखें कि इस कोष्ठिका का पूरा आयतन कितना होगा, तो आप जानते हैं घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी a³ हो जाएगा। a³ और a का मान अगर हम यहाँ से रखें तो ये कितना आएगा, 2/√2r का होल क्यूब गुणे 100, जैसा कि सूत्र में बताया गया है। तो ये मान आपका जो आएगा इसका वो हो जाएगी आपकी फलक केंद्रित कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। इसकी हम गणना कर लेते हैं। गुणे 100। ठीक, अब इसको जब हम सरल करते हैं, पाई का मान अगर हम 3.14 रखते हैं, r³ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी गणना में आती है संकुलन क्षमता 74%। यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP में संकुलन क्षमता होती है आपकी 74%। अब इसके बाद हम बात करें अगली संरचना की। इसके बाद हम देखते हैं काय केंद्रित कोष्ठिका। बच्चों आप जानते हैं काय केंद्रित कोष्ठिका का अर्थ है कोनों पे अवयवी कणों के अतिरिक्त यूनिट सेल के सेंटर में भी एक कण होगा।
तो आइए हम ये देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये आपको एक काय केंद्रित कोष्ठिका दिखाई गई है और ये भी एक घनीय कोष्ठिका है। अब अगर इसमें ध्यान दीजिए बच्चों, इस नीचे वाले फलक पे जो EFCD ये फलक है, अगर हम केवल इसकी बात करें तो इसमें ये भुजा EF जो है वो आपकी A है, FD भी आपकी A है, और ये जो विकर्ण दिखाई दे रहा है ये है आपका फलक का विकर्ण। तो अगर हम त्रिभुज EFD में देखें तो जो फलक का विकर्ण है, जैसे अभी हमने आपको पीछे बताया था कि b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 2a के, और b का मान हमारा कितना आएगा √2a। ठीक है, इस b का मान आ जाएगा √2a। अब अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज AFD जो कि आपका है एक समकोण त्रिभुज, यानी त्रिभुज AFD, इसकी अगर हम बात करें तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि FD और AD ये दो भुजाएं समकोण पे हैं और AF जो है वो आपका विकर्ण है। पर बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो AF विकर्ण है ये पूरी यूनिट सेल का विकर्ण है, जिसे हम बोलते हैं काय विकर्ण या बॉडी डायगोनल। तो अब अगर हम त्रिभुज AFD में देखें तो AF स्क्वायर बराबर FD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर होगा, यानी कि अगर हम विकर्ण को मान ले C तो ये किसके बराबर होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और B स्क्वायर हम जानते हैं यहां से कितना है 2A स्क्वायर, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर, यानी C स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर। अब अगर यहां से हम C का मान निकालें तो C का मान कितना हो जाएगा, C बराबर √3A। ये C क्या है, ये C है आपका काय विकर्ण या बॉडी डायगोनल। अब बच्चों अगर इस चित्र को आप फिर ध्यान से देखिए तो जो इसमें ये अवयवी कण हैं इनकी व्यवस्था से आपको समझ में आएगा कि ये C की लंबाई वास्तव में R और यहां से यहां तक ये 2R और ये एक और R यानी कि 4R, जैसा अभी हमने आपको बताया 4R के बराबर है। तो चित्र द्वारा अगर हम C देखें तो C बराबर है आपका 4R। ठीक, अब ये भी C आपका √3A है और ये 4R है, इसको हम इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि √3A बराबर 4R। यहां से अगर हम A का मान निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा 4/√3R। A बराबर 4/√3R। ठीक, ये हो गई हमारी A की वैल्यू। अब BCC में यानी काय केंद्रित कोष्ठिका में आप जानते हैं कणों की संख्या कितनी होती है, 2, यानी कि कणों इसमें कितने कण होंगे, 2 कण होंगे। अब अगर हम इसकी संकुलन क्षमता की गणना करना चाहें तो संकुलन क्षमता बराबर हो जाएगा 4/3 πr³ जो कि एक कण का आयतन होता है, तो इसको हम गुणा करेंगे 2 से। और कोष्ठिका का आयतन कितना होगा, A³ होगा। A की वैल्यू यहां से अगर हम रखेंगे तो वो कितनी आएगी 4/√3 का √3R का होल क्यूब गुणे 100। ठीक, ये हमने ऊपर क्या लिया है, एक कण का आयतन, और चूंकि 2 कण हैं तो 2 से गुणा किया, नीचे हमने पूरी कोष्ठिका का आयतन लिया है। अब अगर इसको हम सरल करते हैं तो ये आएगा आपका 8/3 πr³ जब हम इसको सरल करते हैं तो हम ये देखते हैं R³ कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे हम पहले 100 से गुणा करेंगे क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है,
इसकी गणना करेंगे हम तो हमें प्राप्त होगा 68%। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि काय केंद्रित जो कोशिका है उसकी संकुलन क्षमता होती है 68%। इसके बाद हम बात करते हैं आद्य एकक कोशिका की, जो सिंपल आपकी यूनिट सेल होती है। इसमें बच्चों आप जानते हैं केवल कणों की व्यवस्था केवल कोनों पे होती है। तो अगर हम देखें तो जो ये कण है एक विमा में यहाँ पे, इसको हम इस प्रकार दिखा सकते हैं। इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, यानी R और R। तो अगर एक विमा हम देखें तो A बराबर हमारा कितना आ जाएगा? A बराबर हमारा आ जाएगा 2R। A बराबर 2R। अब घनीय कोशिका का आयतन बच्चों आप जानते हैं वो कितना होगा? विमा का क्यूब। सरल घनीय जो एकक कोशिका होती है उसमें कणों की संख्या कितनी होती है? उसमें होती है कणों की संख्या वही 8 कोनों पे 1/8 परमाणु, तो कणों की संख्या उसमें हो जाएगी 1। अब हम संकुलन क्षमता का जो हमारा सूत्र है, एक कणों द्वारा कुल घेरा गया आयतन बटे कोशिका का कुल आयतन गुणे 100। तो कणों ने कितना आयतन घेरा है? 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ एक ही कण है। और कोशिका का आयतन कितना हो जाएगा? यहां से हमने लिया a बराबर 2r, a क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और पाई का मान रखते हैं तो हमारा ये आता है लगभग 52.4%। इसका मतलब हुआ कि जो आद्य एकक कोशिका होती है उसमें संकुलन क्षमता होती है 52.4%। अब अगर हम तीनों की तुलना करें तो आपने देखा कि जो हमने बताया आपको फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट जो होता है उसमें 74% है, बॉडी सेंटर्ड में 68% है, और इसमें आपका 52.4% है। यानी सबसे अधिक संकुलन क्षमता किसी हुई? फेस सेंटर्ड एकक कोशिका की हुई, जिसमें कि आपका सीसीपी अरेंजमेंट पाया जाता है। अब इसके द्वारा हम देखते हैं यूनिट सेल के घनत्व की गणना हम कैसे कर सकते हैं। बच्चों अगर हम घनीय क्रिस्टल की बात करें तो यूनिट सेल का आयतन कितना हो जाएगा? a क्यूब हो जाएगा, a उसकी विमा है। यूनिट सेल का द्रव्यमान कितना होगा? एक कण जो होगा उसका जो द्रव्यमान है गुणे उस यूनिट में कितने कण हैं उनकी संख्या, यानी कि यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या जिसे हम Z से दिखाएं, और परमाणु द्रव्यमान m। अब m तो एक कण का द्रव्यमान हम बात कर रहे हैं। अगर मोलर मास आपका कैपिटल M जिसे हम उससे डिनोट करें तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? m/Na, जहां Na क्या है? आवागाद्रो संख्या है। अब अगर हम यूनिट सेल के घनत्व की गणना करें तो घनत्व का सूत्र आप जानते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ यूनिट सेल का द्रव्यमान बटे यूनिट सेल का आयतन। अब यूनिट सेल का द्रव्यमान कितना होगा? Z इंटू M। M एक कण है और एक कण का द्रव्यमान है, और Z कणों की संख्या है, और आयतन कितना होगा? a क्यूब। अब अगर हम इस m की जगह वैल्यू रखें मोलर मास बटे आवागाद्रो संख्या, तो हमें पता लगेगा कि घनत्व का हमें ये सूत्र प्राप्त होगा, D = Z इंटू M अपॉन a क्यूब इंटू Na, जहाँ पे Z कणों की संख्या, M उस तत्व का मोलर मास है, a क्यूब कोशिका का आयतन, Na आवागाद्रो संख्या, और D घनत्व है। आइए इस पे हम उदाहरण प्रश्न लेते हैं। सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चलता है कि इसकी एकक कोशिका के कोर की लंबाई 408.6 pm है।
सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। और यहाँ इन्होंने परमाणविक द्रव्यमान दिया है 107.9 यूनिट। अब बच्चों आप जानते हैं सीसीपी में प्रति एकक कोष्ठिका कणों की संख्या कितनी होती है? Z, उसे हम किससे दिखाएंगे? Z से, और वो कितनी होती है? 4 होती है। अब यहाँ पे ये दे रहे हैं मोलर द्रव्यमान। इस सूत्र में जो अभी हमने आपको पीछे सूत्र बताया था वही Z × m/a³ Na, इसमें अगर हम वैल्यूज रखते हैं तो Z बराबर हो गया आपका 4 × m है आपका 107.9 × 10⁻³ kg/mol। और नीचे हम क्या करेंगे? a³, a का मान यहाँ पे आपको ये दिया गया है 408.6 × pm। यहाँ पे जो बच्चों था ये पिकोमीटर को यहाँ पे हमने मीटर में कन्वर्ट किया है, तो ये हो जाएगा 408.6 × 10⁻⁻12 इसका क्यूब। और Na आपको पता है 6.022 × 10⁻23। ठीक, जब हम इसकी गणना करेंगे, इसको जब हम गणना करके प्राप्त करते हैं तो हमारा आता है 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब हुआ कि सिल्वर का घनत्व 10.5 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। एक उदाहरण हम और लेते हैं। एक्स किरण विवर्तन द्वारा पता चला कि तांबा 3.608 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर कोष्ठिका कोर के साथ FCC एकक कोष्ठिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात किया गया। तांबे का परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब FCC जालक है, प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या आपको पता है बच्चों कितनी होगी? यहाँ पे 4 होगी। ठीक, जो हमें सूत्र घनत्व का प्राप्त था उससे हम ये जान सकते हैं कि परमाणु, अगर हमें परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें इन राशियों की आवश्यकता होगी: घनत्व, आवागाद्रो संख्या, एक कोर यानी एक विमा का मान एक अक्षीय दूरी का, और Z परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ पे D कितना है? घनत्व दिया है इन्होंने, हम वैल्यूज रखेंगे 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Na आपको पता है बच्चों 6.022 × 10⁻23। a³ a क्या है? कोष्ठिका के एक कोर की लंबाई, और वो कितनी बता रहे हैं यहाँ पे? 3.608 × 10⁻⁻8, इसका हम करेंगे होल क्यूब। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे आयतन निकालना है। बटे हमें करना है 4, क्योंकि Z यहाँ पे दिया है, कणों की संख्या है जो कि आपकी 4 है। जब हम इसकी गणना करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है 63.1 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि तांबे का मोलर मास आपका हो जाएगा 63.1 यूनिट। ये बच्चों आपके लिए गृह कार्य है। पहला प्रश्न है, किस प्रकार की कोष्ठिका में संकुलन क्षमता सर्वाधिक होती है? सरल घनीय एकक कोष्ठिका, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका।
तो बच्चों आज जो हमने चर्चा की है वो इसी के विषय में किया है कि संकुलन क्षमता किस प्रकार की व्यवस्था में कितनी होती है। तो ये प्रश्न आपको गृह कार्य में करना है। दूसरा प्रश्न है, नियोबियम काय केंद्रित कोष्ठकीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। यदि इसका घनत्व 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो इसके परमाणविक द्रव्यमान 93 यूनिट का प्रयोग करके परमाणु त्रिज्या की गणना कीजिए। तो ये प्रश्न भी आपका, जो हमने आपको घनत्व का सूत्र बताया उसी पे आधारित है, जिसमें कि आपको घनत्व दिया है, द्रव्यमान दिया है और उसमें क्रिस्टल का स्ट्रक्चर दिया है कि काय केंद्रित कोष्ठिका है, परमाणु त्रिज्या की आपको गणना करनी है। तो बच्चों आज हमने क्या क्या सीखा कि संकुलन क्षमता क्या होती है। आद्य कोष्ठिका हो, प्रिमिटिव सिंपल यूनिट सेल हो, फेस सेंटर्ड सेल हो या बॉडी सेंटर्ड सेल हो, उसमें आपका संकुलन क्षमता की गणना कैसे की जाती है ये हमने देखा। और हमने देखा कि यूनिट सेल के घनत्व की गणना हम कैसे करते हैं और इसके आंकिक प्रश्न हमने देखे। अगले जो ठोस अवस्था के अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि ठोसों में कौन कौन सी अपूर्णताएं होती हैं, ठोसों के विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण क्या होते हैं।